2.2.3 फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो हमने पहले पढ़ा था, कमर्शियल बैंक वो होती है जिसमें डिपॉजिट्स एक्सेप्ट होते हैं। वो बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और उन्हीं डिपॉजिट्स में से लोगों को लोन देती है। द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। पहला प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा सेकेंडरी फंक्शंस। Let us understand the nature and variety of those functions more clearly. A. Primary functions. The primary functions of a commercial bank include accepting deposits and lending money. Primary function भी दो चीजें इंक्लूड करती है अपने अंदर। सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग मनी। लैंडिंग मनी मतलब डिपॉजिट में से लोगों को लोन देना या फिर फाइनेंस प्रोवाइड करना। वो accepting deposits. The most important activity of a commercial bank is to accept deposits from the public. जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन जो उनका जो फंक्शन है बैंक का वो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। People who have surplus income and savings find it convenient to deposit it with banks. जो लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं या फिर सरप्लस अमाउंट उनकी नीड से ज़्यादा पैसे वो लोग सेव करना और डिपॉजिट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि बैंक में रखेंगे तो पैसे सेव होंगे, खर्च नहीं जाएंगे। For the convenience of the customers, banks provide different types of deposit accounts like fixed deposit account, recurring deposit account, current account, savings bank account, etc. लोगों की अलग अलग नीड होती है, मतलब किसी को ऐसे थोड़े टाइम के लिए सेव करना होता है, वापस ले लेना होता है, या फिर किसी को ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट करना होता है। वैसे अलग अलग नीड्स के लिए बैंक भी अलग अलग टाइप के अकाउंट्स प्रोवाइड करती है। वो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट विद द वेरिएंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। और ये जितने भी अकाउंट है उनके इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। Public is also assured of the safety of funds deposited with the bank. और बैंक वो पब्लिक को जो डिपॉजिटर है उनके पैसे के लिए अश्योरेंस देती है कि आपके पैसे इधर सही सलामत है, सेव रहेंगे, कुछ होगा नहीं। Lending money. The second important function of a commercial bank is lending of money to the public as well as to the business houses. दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन बैंक का है वो है पैसे देना। पहला मेन फंक्शन है पैसे लेना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, और दूसरा मेन फंक्शन है लैंड करना, पैसे देना जिनको ज़रूरत हो और बिजनेस हाउसेस को। ठीक है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू द कस्टमर्स एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो लोन के फॉर्म में भी हो सकता है या एडवांसेस के भी फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। लोन्स आर ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। The borrower may be given the entire amount in lump sum or in installment. जो लोन्स है वो कुछ समय के लिए ही देते हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो प्री डिटरमाइंड टाइम होता है उतने टाइम के लिए ही लोन प्रोवाइड करती है। और वो लोन के जितना भी अमाउंट है वो बैंक लम्प सम अमाउंट मतलब एक साथ पूरी अमाउंट भी देगी, या तो फिर इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े करके भी बैंक दे सकती है। लोन्स एंड एडवांसेस आर जनरली ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सर्टेन असेट्स। लोन जब देती है तब सामने जिसको लोन दिया है उसको अपनी कोई चीज़ बैंक को देनी पड़ेगी जब तक उनकी लोन फुलफिल नहीं हो जाती। जैसे कि मेरे को बैंक के पास से लोन लेनी है, जितने वो पैसे देगी उसके सामने मेरे को या फिर अपना घर उसको रेंट पे मतलब उसको कोई असेट्स जो मेरा होगा वो देना होगा। जब तक मैं लोन उनको वापस फुलफिल कर दूँ तब तक वो मेरा घर उनके नाम पे रहेगा। The credit facility granted by the banks is usually for a short period of time, which takes the form of cash credit, overdraft or discounting of bills. As stated earlier, banks also provide loans for a medium term or a long term period. Loans medium term के लिए भी provide हो सकती है और long term period के लिए भी provide हो सकती है। Secondary functions है। Besides the two primary functions outlined above, the commercial banks also render a number of ancillary services. These services supplement the main activities of the banks and may be termed as secondary functions of commercial bank. जो हमने दो प्राइमरी फंक्शन देखे, एक है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, दूसरा है मनी लैंड करना। उसके अलावा भी बैंक दूसरे सारे कई फंक्शंस परफॉर्म करती है। They are essentially non-banking in nature and broadly fall under two categories. ये जो
प्राइमरी फंक्शन है वो बैंकिंग फंक्शन है, बैंकिंग है, और ये दूसरे जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है नॉन बैंकिंग। और उसमें भी दो कैटेगरी है, सबसे पहला एजेंसी सर्विसेज और दूसरा जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। Agency services. Agency services refer to those services which are provided by commercial banks as agents to their customers. Agency services वो सर्विसेज होती है जो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को एजेंट्स की तरह प्रोवाइड करती है। These include collection and payment of checks and bills, मतलब वो बैंक जो चेक्स होते हैं, जो बिल्स होते हैं, उसका पेमेंट रिसीव करती है, उसका पेमेंट एक्सेप्ट करती है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंट, इंटरेस्ट कलेक्ट करती है, रेंट कलेक्ट करती है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसका परचेज एंड सेल करती है। पेमेंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब्सक्रिप्शंस, इन सब का पेमेंट करती है। एक्टिंग एज अ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर, एक्टिंग एज एजेंट्स और करस्पॉन्डेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स फॉर अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट होम एंड अब्रॉड, मतलब मैं उनकी कस्टमर हूँ लेकिन वो मेरे बिहाफ से जो दूसरी बैंक है उनके साथ कम्युनिकेट करेगी। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज आर दोज सर्विसेज which are rendered by commercial banks not only to the customers but also to the public, general public. जनरल यूटिलिटी सर्विसेज है वो सिर्फ कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं होती लेकिन जो जनरल पब्लिक है उनको भी प्रोवाइड करते हैं। These are available to the public on payment of a fee or charge. These include, ये मतलब कस्टमर्स को तो देते ही देते हैं लेकिन पब्लिक को भी देते हैं, लेकिन वो पब्लिक को प्रोवाइड करने से पहले वो उनके पास से चार्ज लेते हैं या फिर फीस लेते हैं। These include issue of bank drafts, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक। बैंक ड्राफ्ट इशू करते हैं, पे ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक देते हैं, और फिर इशू ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट, सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स इन सेफ डिपॉजिट लॉकर। सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स मतलब जो गोल्ड होता है या फिर जो बहुत कीमती सामान होता है उसको सेफ लॉकर में रखते हैं। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग एंड फोन बैंकिंग। सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है मतलब किसी चीज़ में हमें एडमिशन चाहिए होती है उसके पहले जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसका एप्लीकेशन फॉर्म्स और प्रोस्पेक्टस बेचते हैं, सेल करते हैं। एक्सेप्टिंग टेलीफोन बिल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो टेलीफोन बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं। अंडरराइटिंग लोन्स फ्लोटेड बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज। सप्लाइंग ट्रेड इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल डेटा यूजफुल टू कस्टमर्स। जो ट्रेड डेटा है मतलब अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट में क्या स्थिति है एंड ऑल जो भी कंडीशन है वो जो एग्जैक्ट करेक्ट डेटा है, जो सही इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को प्रोवाइड करती है। एक्टिंग एज अ रेफरी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कस्टमर्स। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। हमने जो 4 तरह के बैंक अकाउंट्स अभी रिफर किए है उसको डिटेल में दिया है। वो सबसे पहला है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। These deposits are aimed to encourage habit of savings among people. ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो लोगों को एनकरेज करती है पैसे सेव करने के लिए। सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन विद अ स्मॉल अमाउंट से ₹100। जो सेविंग अकाउंट है वो बहुत कम अमाउंट मतलब बहुत ही मिनिमल अमाउंट के साथ वो ओपन हो सकता है, जैसे कि 100 रुपये से भी वो अकाउंट ओपन हो सकता है। डिपॉजिट्स कैन बी मेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस अकाउंट। ये अकाउंट में हम जितनी बार चाहे उतनी बार डिपॉजिट कर सकते हैं। However, there are restrictions on withdrawals, लेकिन डिपॉजिट्स तो हम जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन इफ हमें पैसे निकालने हो, विड्रॉ करने हो तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। वो कुछ लोगों ने जो डिसाइड करा था उतनी बार ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन मिनिमम डेली बैलेंस। The rate of interest is allowed on these deposits is lower than that of FDs. इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है कि जब हम पैसे निकालते हैं सेव करने के बाद कुछ समय बाद तो बैंक हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे देती है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है। वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होता है वो FD से मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से कम होता है। और पासबुक इज इश्यूड टू द अकाउंट होल्डर
which indicates the amount deposited and withdrawals made as well as the balance in the account holders account. जो बैंक होती है वो जो सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट का होल्डर रहता है उनको पासबुक प्रोवाइड करती है। वो पासबुक के अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है कि कौन सी डेट को इसने डिपॉजिट किया, कौन सी डेट को विड्रॉ किया और अभी अकाउंट में कितना बैलेंस है वो सब शो करती है पासबुक। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे नीड। करंट अकाउंट स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के लिए होता है। वो जब चाहे तब डिपॉजिट कर सकते हैं और जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं उनके लिए एज पर देयर नीड। मनी कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम बाय मींस ऑफ चेक। मनी जब चाहे तब वो विड्रॉ कर सकते हैं चेक के थ्रू, चेक से। There is no restriction on making deposits in such accounts. No interest is allowed on this account balance. इसमें डिपॉजिट करने के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी बार चाहो उतनी बार डिपॉजिट करो और जब भी विड्रॉ करना हो कोई भी टाइम में हम विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी टाइम में हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जैसे कि सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन जो करंट डिपॉजिट अकाउंट है उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हमने जितना अमाउंट डाला है विड्रॉ करते वक्त हमें उतना ही अमाउंट वापस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। However, overdraft facilities are provided on current accounts. पर करंट अकाउंट्स पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। करंट डिपॉजिट्स आर आल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स एज दे आर पेबल ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर्स। जो करंट डिपॉजिट्स है उसको डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलेंगे, क्योंकि जैसे डिमांड होती है, जैसे नीड होती है डिपॉजिटर्स की, उसके हिसाब से वो डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं। और पासबुक इज ऑल्सो इश्यूड टू द अकाउंट होल्डर। करंट डिपॉजिट अकाउंट में भी पासबुक तो इशू होती ही है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। A fixed amount is deposited for a specified time period in case of fixed deposit account. A fixed deposit account में फिक्स्ड अमाउंट वो एक अमाउंट तय करते हैं, प्री डिटरमाइंड अमाउंट होती है, उसको एक मतलब कुछ मतलब प्री डिटरमाइंड टाइम होता है और प्री डिटरमाइंड अमाउंट होती है। जैसे कि मेरे को 1 लाख डिपॉजिट करना है 1 साल तक, 1 साल तक 1 लाख उसके अंदर होने ही चाहिए, वो वापस विड्रॉ नहीं हो सकता है। सब फिक्स्ड अमाउंट भी होता है, स्पेसिफाइड टाइम भी होता है। टाइम जैसे कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइड करता है बैंक और डिपॉजिटर। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड डिपॉजिट इज रीपेबल विद इंटरेस्ट। जब फिक्स्ड पीरियड का एंड हो जाता है, जैसे कि मैं डिपॉजिटर हूँ, मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बैंक में खुलवाया है, मैंने स्पेसिफिक टाइम जो है मेरा है 1 ईयर और मैंने तब 5 लाख डिपॉजिट किए। जब 1 ईयर खत्म हो जाएगा तब मेरे को बैंक मेरे 5 लाख वापस देगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑफर्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का ये मेन बात है कि जितने भी दूसरे अकाउंट है उसमें से सबसे ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज विद द पीरियड ऑफ डिपॉजिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। इफ मैं 1 साल के लिए रखूँगी तो मेरे को उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितना टाइम ज़्यादा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा, जितना टाइम कम उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टाइम डिपॉजिट्स और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का दूसरा नाम है टाइम डिपॉजिट्स और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। Banks do not provide passbook and checkbook facilities on fixed deposit accounts. बैंक जो है वो पासबुक और चेकबुक ये अकाउंट के लिए प्रोवाइड नहीं करती। The rate of interest in fixed deposit is more than the rate of interest in saving account and depends on the duration for which deposits have been made. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट सारे अकाउंट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। In recurring deposit account, the account holder is required to deposit a specific sum of money every month for specific time period. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो डिपॉजिटर होता है उनको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हर एक महीने के बाद, मतलब इस जनवरी में मेरे को जो अमाउंट तय किया है, जो अमाउंट डिसाइड किया वो भरना पड़ेगा, फिर फरवरी में भी वापस भरना पड़ेगा,
देन मार्च में भी वापस, मतलब हर मंथ जो अमाउंट फिक्स किया है वो भरना पड़ेगा। वो शायद 5 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, कोई भी टाइम जो डिसाइड किया होता है वो। एट द एंड ऑफ द पीरियड द accumulated amount together with interest earned is paid to the account holder. जब जो टाइम पीरियड होता है, साल खत्म होने के बाद जितना भी है पैसा जो हमने हर महीने अंदर रखा है उसका वो accumulate होता है और वो हमें वापस देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। Withdrawals before maturity not allowed. साल खत्म होने से जितना भी हमने स्पेसिफाइड टाइम जो हमने किया होता है 5 ईयर्स, उसके पहले हम पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, हम सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं। In this type of account, checkbook facility is not available to account holders. ये अकाउंट में चेकबुक फैसिलिटीज नहीं दी जाती। Recurring deposit also called cumulative time deposits. Recurring deposits का दूसरा नाम है cumulative time deposits. A passbook is issued to the account holder. A passbook is issued to the account holder showing the deposits made every month. पासबुक इशू करते हैं लेकिन वो सिर्फ वही चीज़ दिखाता है कि जो डिपॉजिट एवरी मंथ होता है वो। ये विड्रॉ करना तो अलाउ नहीं है, इसलिए सिर्फ डिपॉजिट बताएंगे और बैंक बैलेंस जो अभी क्या होगा वो बताएंगे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यूज्ड बाय स्मॉल सेवर्स। जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वो स्मॉल सेवर्स के लिए, मतलब इफ मेरी इनकम एक महीने की 10,000 है तो उसके जो मैंने 2,000 जो है मेरे को हर महीने सेव करने पड़ेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डालने पड़ेंगे। वैसे जो मेरा स्मॉल सेवर्स है मैं स्मॉल सेव करती हूँ, इसलिए वो जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वो स्मॉल सेवर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक ऑन रिकरिंग अकाउंट इज मोर देन द रेट ऑफ सेविंग अकाउंट। जो सेविंग्स अकाउंट है उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। 2.2.5 बैंकिंग सर्विसेज। Commercial banks offer variety of services in addition to accepting deposits and lending money. Such services are as under. कमर्शियल बैंक है वो डिपॉजिट लेने और मनी लैंड करने के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहली इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट इज अ कन्वीनियंट एंड सेफ मोड ऑफ रेमिटिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटीज है जो मनी को ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मनी प्रोवाइड कर सकता है। मतलब ऐसी एक फैसिलिटी है जो बैंक ड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह मनी प्रोवाइड कर सकता है। इट इज़ एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द पेई और ऑर्डर बाय द इशूइंग बैंक और इट्स अनदर ब्रांच। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें जिसको पैसे भिजवाने होते हैं वो उसके वहाँ जो ब्रांच होती है उसको वो ऑर्डर देती है और वो बैंक एक लेटर इशू करता है जो उसको पार्सल करवाना होता है, जिसको उसको पैसे भिजवाने होता है उसको, और फिर वो लेटर जो उसके वहाँ जो ब्रांच है बैंक की उसको देती है और वो बैंक अपने आप उसके जिसने लेटर दिया होता है बैंक को वो अपने आप उसके अकाउंट में पैसे जमा कर देती है। कन्फ्यूजन है पर आगे आएगा ना तो वो समझ आता है। फॉर रेमिटिंग मनी द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। पैसे भिजवाने के लिए जो ये प्रोसीजर दिया है उसको फॉलो करना पड़ता है। Person who wants to remit money fills in a form and pays the amount of draft along with the prescribed commission to the bank. बैंक ड्राफ्ट करने के लिए जो है चीज़ क्या है? बैंक ड्राफ्ट करने के लिए बैंक जो है वो कमीशन लेती है, ठीक है। सबसे पहले जिसको पैसे भिजवाने हैं, जिस इंसान को, फॉर एग्जांपल मेरे को पैसे भिजवाने हैं तो मैं बैंक के पास जाऊँगी बैंक ड्राफ्ट के लिए और वो बैंक ड्राफ्ट का बैंक मेरे को फॉर्म देगी, वो मुझे फिल करना पड़ेगा और जितना अमाउंट मुझे भिजवाना है वो फॉर्म के साथ मेरे को उतना अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा और वो अमाउंट के साथ साथ बैंक को कमीशन भी देना पड़ेगा ये काम करने के लिए। दूसरा स्टेप है बैंक गिव्स हिम द बैंक ड्राफ्ट। ये सब देने के बाद मेरे को बैंक ड्राफ्ट देगी। ही देन सेंड्स द बैंक ड्राफ्ट टू द पेई बाय पोस्ट और कुरियर सर्विस। फिर जो बैंक ड्राफ्ट है मेरे को जिसको पैसे देने हैं उसको मैं कुरियर या फिर पोस्ट करके वो बैंक ड्राफ्ट उसके पास भिजवाऊंगी। पे डिपॉजिट इट इन हिज बैंक। फिर जिसको मेरे को पैसे देने थे वो उसके बाद जिसको मैंने बैंक ड्राफ्ट कुरियर करा वो बैंक ड्राफ्ट जाके उसके वहाँ जो बैंक है उसमें वो बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट करेगा। बैंक कलेक्ट्स द पेमेंट फॉर्म द इशूइंग बैंक एंड क्रेडिट्स द सेम टू द पेइंग अकाउंट। जब वो बैंक
बैंक ड्राफ्ट कलेक्ट करेगा तब उसके अंदर जो लिखा होगा उतनी अमाउंट वो जो पेई है जिसको मैंने पैसे भेजे थे उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट कर देगा। अब फीचर्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट के फीचर्स क्या है? देयर इज नो रिस्क ऑफ डिसऑनर ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जैसे चेक का साथ चेक कैसे बाउंस होता है वैसे बैंक ड्राफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका कोई मतलब लॉस नहीं होता। बैंक ड्राफ्ट एकदम सेफ मोड है। द इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर बैंक ड्राफ्ट। जिसको मैं ये करने के लिए बोल जिस बैंक को मैंने बोला था ये करने के लिए वो मेरे पास से कमीशन लेगा। बैंक ड्राफ्ट इज अ सेफ एंड कन्वीनियंट मेथड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंक ड्राफ्ट ऐसी फैसिलिटी है जो सेफ है और बहुत इजी कन्वीनियंट फैसिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचाने का। बैंक ड्राफ्ट इज वैलिड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। जिस दिन बैंक ड्राफ्ट इशू हुआ तब से लेकर 3 महीने तक वो बैंक ड्राफ्ट की वैलिडिटी है, नहीं तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। It contains an order to pay a certain sum to the payee or his order. वो बैंक ड्राफ्ट के अंदर लिखा होता है सम मतलब सब लिखा होता है कि इतने अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना है। एवरी डिटेल वो बैंक ड्राफ्ट के अंदर लिखी हुई होती है। नेक्स्ट है बैंकर्स चेक। पे ऑर्डर इज लाइक अ बैंक ड्राफ्ट बट इट्स पेएबल एट द इशूइंग बैंक। पे ऑर्डर जो है वो बैंक ड्राफ्ट की तरह ही है, सेम ही है, सिर्फ जो बैंक नहीं मतलब हाँ जो पे ऑर्डर है वो बैंक ड्राफ्ट जैसा ही सेम ही है। बैंक ड्राफ्ट में ऐसा होता है कि जो मैं कहीं पे भी भिजवा सकती हूँ पैसे पूरे उसमें जहाँ पे मेरी इच्छा हो वहाँ पे, लेकिन पे ऑर्डर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसका जो मनी जो मेरे को सेंड करना है वो सिटी के अंदर ही होना चाहिए। Therefore it is used to send the money within the city. It is also called as local bank draft. पे ऑर्डर का दूसरा नाम है local bank draft. The commission charged for a pay order is lesser than the charge for a bank draft. बैंक ड्राफ्ट के लिए जितना कमीशन चार्ज होता है उससे पे ऑर्डर का कमीशन कम होता है। Like a bank draft, a pay order is also valid for 3 months from the date of its issue. जिस दिन पे ऑर्डर इशू होता है तब से लेकर 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है सेम बैंक ड्राफ्ट की तरह। नेक्स्ट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS is a funds transfer system. In this system, transfer of funds takes place from one bank to another on a real-time and gross basis. There is no waiting period in payment. RTGS एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक बैंक से दूसरी बैंक में फंड ट्रांसफर हो सकता है विदाउट एनी प्रोसेसिंग, लॉन्ग प्रोसेसिंग, मतलब ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। मतलब देयर इज नो वेटिंग पीरियड इन पेमेंट, मतलब पेमेंट के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, वो इंस्टेंट हो जाएगा। The settlement of transaction is done as soon as it is processed. जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया तभी के तभी ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसको जब प्रोसेसिंग शुरू होगा तब। Gross settlement means the transactions is made on one-to-one basis without bunching with any other transaction. ये ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो मतलब स्मूथ एक ही वे में ट्रांजेक्शन हो, उसके बीच में कोई दूसरे ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, एक सिंगल ट्रांजेक्शन होगा। The receiving bank must credit the customer's account within 2 hours of receiving the funds transfer message. जो एक बैंक को दूसरी बैंक मतलब एक मेरी बैंक है उसको दूसरी बैंक में पैसे भिजवाने हैं वो हुई रिसीविंग बैंक, तो रिसीविंग बैंक के अंदर 2 घंटे के अंदर पैसे जमा हो जाने चाहिए। The minimum amount in RTGS transaction is 50,000. RTGS transaction का minimum amount है 50,000. 50,000 से कम कर सकते हैं लेकिन 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 50,000 से कम नहीं कर सकते लेकिन 50,000 से ज़्यादा कर सकते हैं। There is no upper ceiling for a RTGS transaction. Fees charged for RTGS transactions varying from bank to bank. अलग अलग बैंक के अलग अलग फीस चार्ज होती है RTGS करने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT. NEFT is a fund transfer system. In NEFT, an individual, firm or a company can electronically transfer funds from any other bank branch to another individual, firm or company having an account in any other bank in the country.
एनईएफटी एक ऐसी सर्विस है जो एक बैंक में से दूसरे इंडिविजुअल या दूसरी कंपनी को या दूसरे फर्म को पैसे भिजवाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल बीओबी बैंक है, बीओबी है, वो उसकी ब्रांच को नहीं लेकिन दूसरी बैंक को भी वो पैसे भिजवा सकता है, पैसे ट्रांसफर हो सकता है। द फंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो फंड ट्रांसफर है वो दिन के पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स तय किए होते हैं, डिटरमाइन करे होते हैं, तभी वो एनईएफटी परफॉर्म हो सकता है। ड्यूरिंग वीकडेज जो होते हैं, वीकेंड्स नहीं, जो वीकडेज होते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तब दिन में 6 टाइम्स अ डे एनईएफटी हो सकता है। उसका टाइम है 9 AM, 10:30 AM, 12 noon, 1 noon, 3 PM, 4 PM। ऑन सैटरडे, संडे को कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। जो सैटरडे है उसमें दिन में 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम एनईएफटी परफॉर्म हो सकता है। वो है 9:30 AM को, 10:30 AM, 12 noon। फीचर्स ऑफ एनईएफटी के फीचर्स। An individual, firm or company can make use of NEFT even without having a bank account by depositing cash at an NEFT-enabled bank branch. If किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन वो जिस बैंक में NEFT का काम होता है, जिस बैंक NEFT सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस बैंक में जाके जो अमाउंट उसको भेजना है वो उधर जाके वो अमाउंट वो बैंक को देगा NEFT सर्विस करने के लिए, तो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसको बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। In order to receive funds through the NEFT system, an individual firms or company must have an account with the NEFT-enabled bank branch. जिसको फंड रिसीव करना है उसको उसका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। NEFT ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन बैचेस। जो ट्रांजैक्शन है वो बैच मतलब उसके स्लॉट डिटरमाइन होता है, उसी तरह वो ट्रांजैक्ट होगा। If one does not have a bank account, the maximum amount that can be transferred to NEFT system is ₹49,992। इफ किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब रिसीवर के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो सिर्फ 49,999 रुपये ट्रांसफर हो सकते हैं। There is no minimum or maximum amount that can be transferred through NEFT when one has bank account। लेकिन अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है तब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब कोई लिमिट नहीं होगी, जितने चाहे उतने पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। NEFT is not used to receive foreign remittance। NEFT में मतलब फॉरेन से जो पैसे आते हैं वो रिसीव नहीं होते। The sender of funds may pay charges for NEFT। The amount of charges vary according to the amount sent। मतलब जो सेंडर है, इफ मेरे को पैसे भेजने हैं तो मेरे को उसके चार्ज लगेंगे, मेरे को चार्जेस लगेंगे जो मेरे को बैंक को पे करने होंगे। The receiver of funds has not to pay any charges। सेंडर को चार्जेस पे करने होते हैं लेकिन जो रिसीव कर रहा है, जिसको मैंने भेजे, उसको कोई चार्जेस पे नहीं करने होते। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट होल्डर इज अलाउड टू ड्रॉ बाय चेक मोर देन द अमाउंट टू इज क्रेडिट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। जो करंट अकाउंट होल्डर है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। उसमें ऐसा होता है कि जितना क्रेडिट है उनका, उससे ज़्यादा वो पैसे विड्रॉ कर सकता है बैंक में से, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम के लिए। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम असेट्स। ये सिक्योरिटी ये सर्विस जब प्रोवाइड होती है तब उसके सामने जिसको पैसे चाहिए उसको बैंक को उसके सामने कुछ रिटर्न में देना होगा। A higher rate of interest is charged on bank overdrafts। बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। Extra amount withdrawn from the current account must be deposited in the account within the prescribed period। जितनी क्रेडिट है उससे ज़्यादा if हमने अमाउंट बैंक में से लिया तो जो हमें टाइम दिया होता है उसके अंदर हमें वो वापस पैसे बैंक को दे देने होते हैं। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। अंडर कैश क्रेडिट सिस्टम, person, firm or company can borrow money from the bank। Money can be borrowed up to a specific limit। The borrower withdraws money as and when required। कैश क्रेडिट के अंदर जो बोरोवर है वो जितने पैसे चाहिए उतने बैंक के पास से ले सकता है एज अ उधार। हम जैसे उधार लेते हैं ना, वैसे बैंक हमें उधार प्रोवाइड करती है, क्रेडिट देती है। वो स्पेसिफाइड लिमिट तक ही होता है, इतने लिमिट तक ही हम उसके पास से क्रेडिट ले सकते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट विड्रॉ बाय द बोरोवर। जितने अमाउंट हम लेते हैं उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। कैश क्रेडिट लिमिट इज डिसाइडेड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ बोरोवर्स एसेट्स एंड पर्सनल रेपुटेशन। कैश क्रेडिट बैंक
डिसाइड करती है इसको कितने लिमिट तक, कितने टाइम तक इसको पैसे प्रोवाइड करने हैं, वो बैंक डिसाइड करती है हमारी रेपुटेशन, हमारे असेट्स के ऊपर से। नेक्स्ट है SMS alerts. It is a type of e-banking facility. To avail this service, the customer must get his or her mobile number registered with the bank. SMS alerts एक e-banking इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फैसिलिटी है। उसके लिए जो बैंक होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। The bank records the mobile number of customers in computer system in the profile of customer. बैंक के अंदर जब मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है तब वो बैंक उस कस्टमर के नाम पर वो नंबर रखती है और रजिस्टर्ड कर देती है। Whenever transaction takes place in the customer's account, there is a SMS alerts on his mobile phone. जब भी उसके बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, इफ वो डिपॉजिट करेगा या फिर विड्रॉ करेगा, तो उसके फ़ोन नंबर पर, उसके फ़ोन पर मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे डिपॉजिट मतलब डेबिट हुए, इतने पैसे क्रेडिट हुए। SMS alerts give information of the up-to-date balance in his account without visiting the bank. SMS अलर्ट सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। E-banking. Internet banking, electronic banking means performing banking transactions with the help of computer systems. Any user with a personal computer and a browser can connect it to the bank's website to perform any functions. Any user can avail of banking services with the help of internet. जो ई बैंकिंग है वो कभी भी कोई भी जगह पे यूज हो सकता है, उसके बाद उसका पर्सनल कंप्यूटर हुआ तो और ब्राउजर इंटरनेट होगा तब वो बैंक के साथ कनेक्ट होकर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी सर्विस ले सकता है, उसको खुद मतलब बैंक उसको प्रोवाइड करेगी। वो सर्विस कस्टमर विड्रॉस मनी थ्रू एन ATM, जैसे कि ATM जो होता है, हमें जो ATM प्रोवाइड करते हैं, हम उसको जब चाहे तब उसमें से हम वो ATM यूज़ करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके ई बैंकिंग के बेनिफिट्स है, कस्टमर गेट 24 आवर्स एंड 365 डेज सर्विसेज। जो कस्टमर होता है उसको जब चाहे तब वो विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, जब चाहे तब 24/7 24 डेज मतलब 24 आवर्स एंड 365 डेज। अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक इन दिस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जितनी बार हमें बैंक अकाउंट में एक्सेस करना हो या जितनी बार हमें कुछ भी करना हो, विड्रॉ करना हो, डिपॉजिट करना हो, वो फैसिलिटी मिलेगी तो कस्टमर को और सेटिस्फेक्शन मिलता है और अच्छा लगता है। ई-बैंकिंग फैसिलिटेट्स कस्टमर टू डू बैंकिंग ट्रांजैक्शन बाय ट्रैवलिंग। ई-बैंकिंग ऐसी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जब कस्टमर ट्रैवल कर रहा हो तब भी वो डिपॉजिट कर सकते हैं, तब भी वो विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी सर्विस उसका मतलब क्या बोलते हैं एडवांटेज ले सकता है। ई-बैंकिंग लोअर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ई-बैंकिंग करने से जो ट्रांजैक्शन के जो पैसे होते हैं, कमीशन होता है या फिर इंटरेस्ट पे करना होता है, वो कम हो जाता है। ई-बैंकिंग एम्पावर्स कस्टमर्स। ई-बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। ई-बैंकिंग बैंक को भी एडवांटेज करती है। रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई-बैंकिंग आर। ई-बैंकिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM, पॉइंट ऑफ सेल्स POS, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरेस्ट EDI एंड डिजिटल कैश।